गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, अपने कल जियोग्राफी की सेकंड बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर अपने स्टार्ट किया था और फर्स्ट चैप्टर में अपनी जो फर्स्ट क्लास हुई थी उसमें अपने कल बात की थी अपने जनगणना क्या होती है। अपने भारत की जो 2011 की जो जनगणना है उस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर किन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, न्यूनतम जनसंख्या किन की है, न्यूनतम और अधिकतम जनसंख्या होने के कारण क्या है, इसके अलावा जनसंख्या घनत्व क्या होता है। इन सारे बिंदुओं के ऊपर चर्चा अपने लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज अपने इसी चैप्टर की सेकंड क्लास की चर्चा करेंगे जिसमें अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के ऊपर भैया आज की क्लास में अपने चर्चा करेंगे। देखो, जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब हो गया कि जनसंख्या का बढ़ जाना। जैसे मान लो अपने कोई गांव है, उस गांव में मान लो 2000 की जो साल थी उस 2000 की साल में 500 लोग थे, ठीक है, और 2011 में वही जो गांव है उसकी जनसंख्या बढ़कर 500 के स्थान पे 1000 हो गई। तो अपने क्या कहेंगे, इस गांव की जनसंख्या में क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। या अपने स्कूल का उदाहरण ले भैया, अपने स्कूल में मान लो पढ़ने वाले बच्चे जो स्टूडेंट हैं उनकी लास्ट ईयर संख्या 100 थी और इस साल मान लो अपने 200 की संख्या हो गई। तो अपने क्या वर्ड काम में लेंगे कि अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो यही बात यहां पर है भैया, जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। देखो, दो समय बिंदुओं के बीच, दो समय बिंदु जैसे मान लो 2001 की साल है और 2011 की साल है, ये दो समय बिंदु हो गए भैया, ठीक है, के बीच किसी क्षेत्र में, कोई क्षेत्र मान लो, कोई राज्य मान लो, कोई देश मान लो, ठीक है, रहने वाले लोगों की संख्या में क्या होना, परिवर्तन होना, वही क्या कहलाती है भैया, जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। मतलब दो समय अंतराल के बीच, जरूरी नहीं ये 10 साल ही हो, 2001 से 2 भी हो सकता है, ये दशकीय वृद्धि भी हो सकती है, ये वार्षिक वृद्धि भी हो सकती है। जैसे अपने कल की क्लास में बात की थी कि 2001 में भारत की जो जनसंख्या थी वो 102 करोड़ थी, लेकिन वही जनसंख्या 2011 में क्या हो गई, 121 करोड़ हो गई, ठीक है। तो अपने कह सकते हैं कि भारत की जनसंख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो परिभाषा अपने को ध्यान रखनी है, दो समय बिंदुओं के बीच किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या में जो परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और इस जनसंख्या वृद्धि को हमेशा किसमें दर्शाया जाता है, किसमें व्यक्त किया जाता है, प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। जैसे अपने 8वीं 10वीं क्लास में अपने पढ़ते थे, एक सामान है उसकी कीमत 100 रुपए है, हमने वो सामान 110 में बेच दिया तो कितना लाभ हुआ, तो अपने कह सकते हैं 10% क्या हुआ, लाभ हुआ, ठीक है, 10% में दर्शा रहे ना। उसी प्रकार से यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि जो होती है उनके आंकड़ों को भी अपने प्रतिशत में दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे भारत में 2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग 17.64% क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखो, अब बात करते हैं भैया जनसंख्या वृद्धि के प्रकार की। जनसंख्या वृद्धि जो है वो कितने प्रकार से होती है, किस तरीके से होती है। तो जनसंख्या वृद्धि के अपने मोटे मोटे दो प्रकार हैं। एक तो है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और दूसरी है अभिप्रेरित या अनुमानित जनसंख्या वृद्धि। प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के कारण, ठीक है, मतलब जहां पे जन्म दर और मृत्यु दर के कारण या जन्म दर और मृत्यु दर में प्राकृतिक रूप से क्या आ जाए, अंतर आ जाए, उसके कारण से जो वृद्धि होती है वो क्या हो गई, प्राकृतिक। मतलब सीधा सा ध्यान रख लो, जन्म दर और मृत्यु दर के कारण जो वृद्धि होती है वो तो हो गई प्राकृतिक। और जो प्रवास के कारण होती है, प्रवास जानते हो भैया, आना या जाना, ठीक है, किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बस से जाना। तो जो प्रवास के कारण जो जनसंख्या में वृद्धि होती है वह क्या कहलाती है, अभिप्रेरित या अनुमानित। प्रवास जो है वो कैसा भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है या बाह्य भी हो सकता है। जैसे अपने बात करें 1971 में जो भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था भैया बांग्लादेश को लेकर, तो उस समय भारत की जनसंख्या में एक प्रकार से वृद्धि हुई थी। क्यों? क्योंकि शरणार्थी जो है वो कहां आकर रहने लग गए थे, भारत में आकर रहने लग गए। तो ये जो अभिप्रेरित या अनुमानित जो वृद्धि होती है वो प्रवास के कारण होती है और ये प्रवास जो है वो आंतरिक भी हो सकता है या बाह्य भी हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो गई, अपने इसको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और ये दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक और दूसरी अभिप्रेरित या
अनुमानित, प्राकृतिक का मतलब प्रकृति के कारण अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर में कोई गेप आने के कारण, और अभिप्रेरित या अनुपानित का मतलब प्रवास के कारण। अब देखो भैया भारत की दशकीय वृद्धि दर की चर्चा करते हैं। अब ये जो वृद्धि दर होती है भैया ये दो प्रकार से अपने दर्शाते हैं, एक तो होती है दशकीय, एक होती है अपने वार्षिक। ठीक है, तो भारत की दशकीय और वार्षिक दर दोनों ही क्या है, ज्यादा है। पहले वार्षिक दर की बात कर ले। वार्षिक का मतलब एक एक साल से, 2000 में कितनी थी, 2001 में कितनी बढ़ गई, 2002 में कितनी बढ़ गई, ये तो हो गई भैया वार्षिक। दशकीय का मतलब 10 साल से, 2001 में कितनी थी, 2011 में कितनी हो गई, वो हो गई अपने दशकीय। तो वार्षिक वृद्धि दर तो भारत की कितनी है, 1.64% है। मतलब प्रति वर्ष भारत में 1.64% जनसंख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। छोटा क्वेश्चन है, 1 नंबर का कई बार पूछा जाता है। यहां पर बात करते हैं भैया दशकीय वृद्धि दर की। देखो भैया 1991 से लेके 2001, ठीक है, इस दशकीय काल में भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो कितनी हुई थी, 21.54% वृद्धि हुई थी, या 21.54% की क्या हुई, वृद्धि हुई। जबकि 2001-2011 की जो जनगणना है उसके अकॉर्डिंग भैया भारत में कितनी वृद्धि हुई है, 17.64% की वृद्धि हुई है। तो आपको एक तो ये आंकड़ा, एक ये आंकड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर कितनी है, तो 17.64। अगर क्वेश्चन आ जाए भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो 1.64। अब यहां पर दशकीय वृद्धि दर ज्ञात कैसे करते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है, G बराबर P2 माइनस P1 बट्टा P1 इंटू 100। अब यहां पर P2 क्या है, P1 क्या है, ये देखो भैया। P1 तो मतलब आधार वर्ष की जनसंख्या, और P2 क्या है, अपने वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। जैसे मान लो आपने वर्तमान वर्ष है अपने, यहां पे क्या लिखा हुआ है, P2 यानी वर्तमान वर्ष की जनसंख्या। जैसे मान लो यहां पर आपने लिख दी 2011 की जनसंख्या, ठीक है। P1 यानी आधार वर्ष, आपने आधार वर्ष किसको मान के आप निकाल रहे हो, वो आधार वर्ष यहां पर आ जाएगा, और यहीं पर वह आधार वर्ष आ जाएगा, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, जनसंख्या वृद्धि आ जाएगी। कैसी, दशकीय वृद्धि। थोड़ा सा इसको ध्यान रखना, कई बार हालांकि पूछ लेते हैं कि जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र बताइए। तो ये हो गया भैया अपने जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र, ठीक है। अब देखो भैया यहां पर आपके एक सारणी बनाई हुई है, एक टेबल बनाई हुई है, जिसमें अपने दशकीय वृद्धि दर दर्शाई गई है कि भारत में दशकीय वृद्धि किस प्रकार से रही है। ये अपने 1901 से लेके 2011 तक के आंकड़े जो है वो आपके सामने है, कौन से 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है। हालांकि आपको इसको याद नहीं रखना है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाई गई है, आपको नहीं याद रखना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है 17.64% कि 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो 17.64% रही। और एक यहां पर आपको ध्यान रखना है भैया, 1921 में भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो ऋणात्मक रही थी। मतलब पहली बार जनसंख्या वृद्धि में क्या आई थी, कमी आई थी, गिरावट आई थी, -0.31%। ठीक है। अब देखो भैया यहां पर अपने एक क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या वृद्धि की जो अवस्थाएं है वो कितनी है। तो भैया अपने जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं हैं। यहां से आपके क्वेश्चन पूछाता है कि जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं हैं, तो 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं प्रावस्था क, दूसरी ख, तीसरी ग, चौथी घ। अब देखो प्रावस्था क कौन सी होगी, यहां पर समझो भैया। प्रावस्था क मतलब 1901 से लेके 1921 तक की जो टाइमिंग पीरियड है वह किस में आएगा, प्रावस्था क में। मतलब ये 1901 से लेके 1921 तक की अवस्था अपने कौन सी हो गई, प्रावस्था क। ठीक है। यहां पे क्वेश्चन आता है, जैसे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछ ले कि जनसंख्या वृद्धि की वह कौन सी अवस्था है जो 1901 से 1921 के मध्य मानी जाती है, या प्रावस्था ख का टाइमिंग कब से कब तक है,
या जनसंख्या वृद्धि की प्रावस्था ग का काल कब से कब तक बनाता है, तो यहां पर आपको एक एक को ध्यान रखना है। प्रावस्था ख जो है उसका समय है भैया 1921 से लेके 1951। प्रावस्था ग जो है इसका समय है 1951 से लेके 1981 और प्रावस्था घ जो है इसका समय है 1981 से लेकर वर्तमान समय तक। समझ गए? तो अपने जनसंख्या वृद्धि जो है, इस जनसंख्या वृद्धि की टोटल कितनी प्रावस्थाएं हैं? 4 प्रावस्थाएं हैं या 4 अवस्थाएं हैं, क ख ग घ। ठीक है, क का टाइमिंग है 1901 से 21, ख का 1921 से 51, ग का 51 से 81 और घ का 1981 से वर्तमान तक। अब बात करते हैं भैया इनकी एक एक की। देखो चारों में आपको एक एक लाइन तो जरूर से ध्यान रखनी है। पहली प्रावस्था है प्रावस्था क। इस प्रावस्था को भैया रुकी हुई या मंद वृद्धि की अवस्था कहते हैं। रुकी हुई या मंद वृद्धि की अवस्था कहते हैं, मतलब इस समय जनसंख्या वृद्धि एक प्रकार से रुक गई थी, अगर हुई भी थी तो वह नाममात्र की जनसंख्या वृद्धि हुई थी। कारण क्या है? कारण यह है भैया इस समय जो जन्म दर थी वो भी ज्यादा थी और जो मृत्यु दर थी वो भी क्या थी? ज्यादा थी। मतलब जितने ज्यादा पैदा हो रहे थे उतने ही ज्यादा लोग जो है वो क्या कर रहे थे? मर भी रहे थे, जिसके कारण से यह काल जो है वो रुकी हुई या मंद वृद्धि की अवस्था के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर देखो भैया, ये आपको ध्यान रखना है 1911 से लेके 1921 तक ऋणात्मक वृद्धि दर रही। यहां पे देखो ये 1911, ठीक है, 1911 से 1921 के मध्य जो दशकीय वृद्धि दर थी वो कैसी थी? ऋणात्मक थी। क्यों? क्योंकि यह कितनी रही थी? माइनस में रही थी। पहली बार अपने माइनस में जनसंख्या वृद्धि हुई थी, मतलब जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या क्या हो गई थी? कम हो गई थी। तो 1921 का साल जो है वो ऋणात्मक वृद्धि का काल माना जाता है। ठीक है, अब ये ऋणात्मक वृद्धि दर क्यों हुई? कारण क्या था? तो कारण था भैया इसी समय भारत में अकाल पड़ गया था, भोजन की कमी हो गई थी, जो चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं थी वो भी एक प्रकार से निम्न स्तर की थी और लोग जो है वो अशिक्षित थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, एक प्रकार से निरक्षर थे। इस वजह से क्लियर है। दूसरी प्रावस्था आती है भैया प्रावस्था ख। इसका टाइमिंग हो जाएगा 1921 से लेके 1951। 1921 से लेके 1951 की जो अवस्था है वो कौन सी होगी? प्रावस्था ख। यहां पर देखो भैया उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर है। ठीक है, इसके कारण रुकी हुई या मंद वृद्धि हुई थी। जबकि यहां पर देखो, यहां पर अपने मृत्यु दर जो है, इस मृत्यु दर में तो क्या आ गई है? कमी आ गई है और उच्च जन्म दर हुई है, मतलब जन्म दर में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यह जो काल है वो स्थिर वृद्धि की अवस्था का काल माना जाता है। इसे अपने स्थिर वृद्धि की अवस्था का काल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भैया मृत्यु दर जो थी उसमें तो कमी आ गई थी और जन्म दर जो है उसमें क्या हो गई थी? वृद्धि हो गई थी। और प्रावस्था क की अपेक्षा यहां पर जो वृद्धि दर है वो क्या रही थी? प्लस में रही थी, या एक प्रकार से कह दे अपने ज्यादा हुई थी। मतलब यहां पर तो नाम मात्र की हुई थी, बिल्कुल भी कम हुई थी। क्यों? क्योंकि यहां पर तो जितने पैदा हो रहे थे उतने ही मर रहे थे। यहां पर भैया थोड़ा सा सुधार हुआ, यहां पर मृत्यु दर कम हुई और उच्च जन्म दर हुई, तो यहां पर इसके मुकाबले थोड़ी सी जनसंख्या में क्या हुई? वृद्धि हुई प्रावस्था ख में। तीसरी प्रावस्था आती है प्रावस्था ग 1951 से लेके 1981 तक। इसमें देखो क्या हुआ था, इसे भैया जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट मतलब जनसंख्या में अचानक से क्या हो जाना? वृद्धि हो जाना, वो कहलाती है जनसंख्या विस्फोट। इसे अपने तीव्र वृद्धि का काल भी कहा जाता है। मतलब यहां पर जनसंख्या वृद्धि जो है वो एक प्रकार से स्पीड से बढ़ी थी स्वतंत्रता के बाद। ठीक है, जिसका कारण क्या था? यहां पर उच्च जन्म दर हुई और निम्न मृत्यु दर हुई। मतलब पैदा तो ज्यादा हुए लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो क्या हो गई? धीरे धीरे कम हो गई। देखो यहां पर
जितने पैदा हो रहे हैं उतने ही मर रहे हैं, मतलब लगभग बराबर सा सिस्टम है। यहां पर भैया अपने थोड़ी सी मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन जन्म दर बढ़ रही है, तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है। यहां पर देखो जन्म दर भी बढ़ी है, लेकिन मृत्यु दर जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल डाउन सी हो गई है। तो यहां पर उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर हुई है। और यहां पर भैया जो औसत वार्षिक वृद्धि दर रही वो कितनी रही थी, 2.2% रही थी। मतलब 1951 से लेकर 1981 के मध्य जो वार्षिक वृद्धि दर मतलब प्रति वर्ष जो जनसंख्या बढ़ी थी वो किस हिसाब से बढ़ी थी, 2.2%। जबकि भारत की यहां पर देखें भैया वर्तमान समय में तो वह कितनी है, 1.64%। और इस काल में कितनी रही थी, 2.2%। इसी समय भी भारत ने नियोजन और विकास की प्रक्रियाएं भी अपनाई थी। नियोजन क्या होता है, कैसे होता है, यह पॉलिटिकल में आपको सारा मेरा समझाया हुआ है। जो पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह थी वो भी भारत ने इसी अवस्था के अंतर्गत प्रारंभ की थी। प्रवास भी तीव्र वृद्धि का एक प्रमुख कारण रहा भैया। इस समय जो तीव्र वृद्धि हुई थी इसका एक कारण क्या बताया गया है, प्रवास को भी बताया गया है। प्रवास कैसे भैया, इस समय अपने नेपाल है, अपने बांग्लादेश है, अपने पाकिस्तान है, यहां से जो लोग हैं वो कहां पर शरण ले रहे थे, आकर भारत में शरण ले रहे थे। जैसे 1962 का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, इसके बाद में 1965 का युद्ध, 1971 में बांग्लादेश वाला, ठीक है। तो इन युद्धों के बाद में बांग्लादेशी वगैरह है, इधर से अपने नेपाल से है, यहां से लोगों ने भागकर कहां शरण ली, भारत में शरण ली, जिसकी वजह से भारत की जनसंख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई। चौथी प्रावस्था आती है भैया घय। इसका टाइमिंग है अपने 1981 से लेकर वर्तमान समय तक। यहां पर भैया एक प्रकार से यह घटती वृद्धि दर का काल है। मतलब जनसंख्या जो है वो धीरे धीरे एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है। घट इसलिए रही है क्योंकि भैया अब यहां पर जो है एक प्रकार से जन्म दर जो है वो भी क्या हो गई है, घट गई है। घटती वृद्धि दर का काल इसलिए हुआ क्योंकि जन्म दर जो है वो भी क्या हो गई है, घट गई है, और मृत्यु दर भी घट गई है। अब जन्म दर तो इसलिए घट गई है क्योंकि आजकल जो विवाह की उम्र है, एक प्रकार से महिलाओं की विवाह की उम्र बढ़ा दी गई है। महिलाएं पहले की अपेक्षा काफी साक्षर हो गई है, जागरूक हो गई है, वह अपना सही गलत अच्छा बुरा सब कुछ समझने लग गई है, ठीक है। और लोगों ने परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम अपनाने स्टार्ट करती है, तो इसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि दर घट रही है। प्लस अपने घटती मृत्यु दर भी घट गई है। मृत्यु दर इसलिए घट गई है क्योंकि भैया बेहतर चिकित्सा सुविधाएं हो गई है, जिसकी वजह से मृत्यु दर भी क्या हो गई है, घट गई है। तो अब यहां पर जो जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है वह भी पहले के मुकाबले एक प्रकार से क्या हो रही है, घट रही है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, प्रावस्था क में क्या हुआ था, उच्च जन्म दर उच्च मृत्यु दर। प्रावस्था ख में अपने मृत्यु दर में कमी आ गई थी, जन्म दर ऊंची रही थी, ठीक है। प्रावस्था ग में आपके उच्च जन्म दर है, निम्न मृत्यु दर है। और घ में भैया जन्म दर भी घट गई और मृत्यु दर भी घट गई। और इनके ईयर आपको जरूर से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो ये थी भैया अपने आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।